तो चलिए वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले की इस चौंकाने वाली खबर को समझते हैं, आखिर हुआ क्या था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 3 जनवरी 2026 की सुबह, जब वेनेजुएला की राजधानी कराकस एक के बाद एक कई धमाकों से दहल उठी। इन धमाकों ने पूरे देश को एक अनिश्चितता के माहौल में धकेल दिया। और फिर इन धमाकों के कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आता है, और ये पोस्ट, इसने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। बस कुछ धमाकों तक सीमित ये मामला अब एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका था। तो सवाल ये उठता है कि एक सैन्य हमला, एक राष्ट्रपति का इस तरह पकड़ा जाना, आखिर ये नौबत आई कैसे? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब इस हमले के पीछे के कारणों को देखते हैं। एक तरफ है वो वजह जो आधिकारिक तौर पर बताई गई, और दूसरी तरफ है वो गहरे मकसद जिन पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका का आधिकारिक तर्क क्या है कि वो एक तानाशाह को हटाना चाहते हैं, ड्रग्स की तस्करी रोकना चाहते हैं और अपने तेल के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली मकसद कुछ और है, जैसे वेनेजुएला के दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जा करना, या फिर अमेरिकी तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का बदला लेना। और हाँ, वेनेजुएला का चीन और रूस की तरफ झुकाव भी एक बड़ी वजह हो सकती है। इस पूरे मामले को समझने के लिए ये एक बात जानना बहुत जरूरी है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल भंडार है। जी हां, सऊदी अरब से भी ज्यादा। और यही वो खजाना है जो इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है। अच्छा, तो ये हमला हुआ कैसे? इस इतने बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग कैसे हुई और इसे अंजाम कैसे दिया गया? हमले से पहले एक बहुत ही दिलचस्प संकेत मिला था। पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में देर रात पिज्जा के ऑर्डर अचानक से बहुत बढ़ गए थे। एनालिस्ट इसे मजाक में पिज्जा मीटर कहते हैं, और ये अक्सर इस बात का इशारा होता है कि कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है, एक ऐसा सुराग जो शायद किसी की नजर में नहीं आया। तो देखिए, ऑपरेशन को कई चरणों में अंजाम दिया गया। सबसे पहले एक विशाल नौसैनिक बेड़े ने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर लिया ताकि समुद्री रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाएं। फिर अमेरिकी कमर्शियल उड़ानों पर रोक लगा दी गई और मिलिट्री जेट्स ने अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके उड़ान भरी ताकि उन्हें ट्रैक न किया जा सके। और फिर स्थानीय समय के मुताबिक सुबह के करीब 2 बजे हवाई हमले शुरू हुए। और ये हमले कहीं भी नहीं किए गए, बल्कि बहुत सोच समझकर निशाना साधा गया। जैसे कराकस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस फिरते ट्यूना, ला कार्लोटा एयरबेस, एल वोल्कान जैसा जरूरी कम्युनिकेशन सेंटर और राजधानी के पास मौजूद ला ग्वायरा पोर्ट। मतलब साफ था, मकसद वेनेजुएला की मिलिट्री की कमर तोड़ना था। अब जैसे ही इस हमले की खबर बाहर आई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी। सबसे पहली और तीखी प्रतिक्रिया आई पड़ोसी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की तरफ से। उन्होंने कहा कि कराकस पर बमबारी हो रही है और पूरी दुनिया को अलर्ट पर रहना चाहिए। उन्होंने यूएन से तुरंत बैठक बुलाने की भी मांग की। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के अंदर से ही इसके खिलाफ आवाजें उठने लगीं। अमेरिकी सीनेटर रूबिन गैलेगो ने इसे एक अवैध युद्ध बताया और इसकी तुलना इराक युद्ध से कर दी। वहीं वेनेजुएला के अंदर रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने कहा कि उन्होंने हम पर हमला तो किया है, लेकिन वो हमें झुका नहीं पाएंगे। उन्होंने लोगों से दुश्मन द्वारा फैलाई जा रही दहशत में ना आने की अपील की। और जमीन पर हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। राष्ट्रपति मादुरो ने देश में इमरजेंसी लगा दी। उधर उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने सबूत मांगा कि मादुरो जिंदा भी हैं या नहीं। सड़कों पर टैंक दिखने लगे और डरे हुए लोग राजधानी छोड़कर भागने लगे। इसी बीच अमेरिका ने भी अपने नागरिकों के लिए यात्रा न करें की एडवाइजरी जारी कर दी। कुल मिलाकर पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल था। तो अब इस हमले के बाद वेनेजुएला में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, एक पावर वैक्यूम। मतलब किसी को नहीं पता कि देश को चला कौन रहा है, और इस वजह से भविष्य को लेकर कई बड़े और अनसुलझे सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, निकोलस मादुरो हैं कहाँ? क्या वो जिंदा हैं? ट्रंप का दावा है कि उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है, लेकिन उनकी हालत के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल है रूस और चीन को लेकर। ये दोनों देश वेनेजुएला के काफी करीबी सहयोगी हैं। क्या वो इस मामले में दखल देंगे? उनका जवाब या उनकी चुप्पी दोनों ही दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकती है। और फिर सवाल उठता है अमेरिका के एंड गेम पर। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? एक्सपर्ट्स इसकी तुलना इराक और लीबिया से कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका के पास हमले के बाद का कोई प्लान है?
कहीं ऐसा ना हो कि वेनेजुएला भी एक लंबे समय तक चलने वाली अस्थिरता का शिकार हो जाए। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस दुनिया में जहां ताकत का खेल इतना उलझा हुआ है, क्या किसी देश की संप्रभुता यानी उसकी आज़ादी सिर्फ उसकी सैन्य ताकत पर ही टिकी है?